Alok Pandey is more than an actor. He's a thinker, a poet hidden inside performances that move millions. His craft is not about pretending. It's about revealing, about digging into the deepest, rawest parts of the human experience and daring to show them on screen. Thank you, Alokji, for agreeing to do interview with us. We are very happy, and thank you for joining our show today. Thank you so much. Thank you so much. Same here. So, शाहजहानपुर से मुंबई का सफर कैसा था? और आपने कब रियलाइज करा कि एक्टिंग ही मेरी लाइफ है? सफर अभी तक का बहुत अच्छा रहा और बाकी तो अप्स एंड डाउन हर किसी की लाइफ में चलता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी खुशी कभी गम। जैसा तो हम ये सब जानते ही हैं कि ये लाइफ है, उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। तो अभी तक का सफर बहुत अच्छा रहा और बहुत सारी चीजें इस बीच अच्छी घटित हुई, बहुत सारी चीजें जिन्होंने आपको झकझोरा। तो लाइफ है, ये आपको सीखने को मिलता है हमेशा। और रही बात एक्टिंग की कि ये जहन में कब आया ये, या मेरे माइंड में, ऐसा कुछ मतलब फिक्स नहीं था। एक होता है ना, जैसे आप फ्लो में बहते रहते हो, आपके रास्ते में चीजें मिलती रहती है, एक स्टॉप आया फिर आपने चेंज किया, दूसरी गाड़ी पकड़ी, है ना। तो मेरे साथ भी कुछ चीजें ऐसे ही बचपन से चलती रही। स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हो गया या किसी भी उसमें मुझे पोइट्री सुनाना, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। परफॉर्म करना दोस्तों के सामने, उनकी मिमिक्री करना, टीचर्स की, तो ये बचपन से ये एक आदत थी मेरी, एक हॉबी थी। धीरे धीरे जब चीजें आगे बढ़ी, स्कूल से जब मैं कॉलेज में पहुंचा, तो कॉलेज में क्या होता है कि वहां पे आपको एक स्टेज मिलता है, एक मंच मिलता है बड़ा। तो कुछ लोगों के सामने मैं परफॉर्म करने लगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब मैं अपने शहर में पहुंचा, जो शाहजहांपुर है, वहां पे जब मैंने अ, हमारे यहाँ थिएटर बहुत अच्छा होता है, रंगमंच, तो वो देखना शुरू किया। तो उसको देखकर फिर मेरे मन में, मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये शायद वो दुनिया है जो मुझे, मतलब क्या मुझे सुकून मिलेगा और अच्छा लगेगा और मैं एक्सप्लोर कर पाऊंगा। तो ऐसे जर्नी धीरे धीरे शुरू हुई। You were doing in Bar Tendu Academy, right? So, या बात है मेरा टिकट अभी जी। भी कोई टेक्निक है वहाँ की जो आप यूज करते हो अपनी करंट में भी वेब सीरीज में और फिल्म्स में? देखिए जब आप जो एक टेक्निक जो शब्द होता है, इसको मैं मानता हूँ कि जब आप काम करते करते जो सीखते हो ना, जैसे अभी हम ये बातचीत कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें नई निकल कर आती हैं, हमें भी नहीं पता होता है। तो जो होता है ना कि स्पॉन्टेनियस फ्लो, मतलब करते करते सीखने वाली उस थ्योरी में मैं बिलीव करता हूँ। ऐसा कुछ कोई फिक्स टेक्निक को मैं वैसे कुछ ऐसे फॉलो नहीं करता हूँ। तो भारतेंदु नाट्य अकेडमी में जो थिएटर के प्लेस होते थे, जो हमारे मतलब रंगमंच में जो हम शोज करते थे, उस दौरान जो मैं कैरेक्टर्स को, जो मैंने प्ले किया, जो उसको डिजाइन किया, कैरेक्टर्स को करते करते जो सीखा, वही प्रोसेस, मतलब जो उस समय भी वही मैं फॉलो करता था, अभी भी वही फॉलो करता हूँ। बस इतना जरूर है कि हर कैरेक्टर को तैयारी करने का कुछ तरीका अलग हो सकता है। जैसे कोई आप सब्जी बनाते हैं, कोई वेजिटेबल्स बनाते हैं, तो उसका थोड़ा थोड़ा रेसिपी बदल जाता है ना। कोई चाय हम अलग बनाते हैं, सब्जी अलग बनाते हैं, कोई हलवा बनाएंगे तो अलग तरीके से। तो वैसे ही किरदार होते हैं अलग तरीके का, तो रेसिपी उस किरदार की बदल जाती है। मेन मेरा फोकस ये रहता है कि जो उसका प्रोसेस है, आपने जिंदगी से जो सीखते हैं, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, वही आपके जो मंच पे या आप सिनेमा में जो करते हैं कैमरे के सामने, वही आपके काम आता है। हम्म। तो बस सिंपल सा यही फॉर्मूला है। एक्टिंग में सम टाइम होता है ना कि आपको लोग बोलते हैं कि अगर आपने ये कैरेक्टर पे जाना है तो आपको उसके बारे में जानना चाहिए, उसकी जी, हिस्ट्री क्या है। मैंने कहा ना कि मतलब वही डिपेंड करता है कि किरदार कैसा है। अगर वो किरदार, देखिए बहुत सारी चीजें आपकी स्क्रिप्ट में होती है, जो हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हमारे जो गुरुजन थे, जो हमारे टीचर्स थे, उन्होंने हमको यही सिखाया, और जो भी हमने पढ़ाई लिखाई की है, तो सबसे पहले जो हमारा एक कहते हैं कि मेन मटेरियल जो होता है वो हमारी स्क्रिप्ट होती है। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, और ऐसा नहीं है कि आपके किरदार की बात अगर हो रही है, तो कोई दूसरा किरदार आपके बारे में जो बात कर रहा है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है।
तो ज्यादातर अगर अच्छी स्क्रिप्ट है, बढ़िया से लिखी गई, तो बहुत सारी चीजें अगर आप ध्यान से उस स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, उस कहानी को पढ़ेंगे, तो बहुत सारे मतलब अहम जो अहम जानकारी होती है वो उसमें आपको मिल जाएगी। उस बातचीत में एक किरदार दूसरे किरदार के बारे में जब बात करता है, उस संवाद में बहुत सारी जानकारी हमारे बारे में होती है। जैसे अगर हम कोई संवाद बोलते हैं, अरे यार वो दिन भर बिजी रहता है, किसी से बात ही नहीं करता है, पता नहीं कहाँ खोया खोया है, हम्म, इसका मतलब हुआ कि वो बंदा सोसाइटी से कटा हुआ है। तो आपको एक सिग्नल मिला कि उस करेक्टर के बारे में कि वो बंदा सोसाइटी से कटा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप स्क्रिप्ट पे अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी आप डिपेंड करता है कि आपका करेक्टर आपके आसपास है, अगर वो बहुत सारी चीजें आपके अंदर हैं, आपके एक्सपीरियंस में है, तो आप उसको वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरी तरीके से उस करेक्टर को बदलना है तो आप इमेजिनरी, आप अपने दिमाग के मतलब आप उसमें जाके आप उसको कुछ उसकी भाषा, उसका बोलने का तरीका, उसका चलने का तरीका, और वो सारी चीजें बदल सकती हैं वो आराम से। हम्म। वही है, जैसा किरदार है वैसी उसकी तैयारी होती है जी। So I also seen one of your movie, that day after every day. राधिका जी। आप्टे के साथ है आपकी मूवी। तो अ, लोगों का सपना होता है अनुराग कश्यप के साथ काम करने का, और आपने तो जी, खैर कुछ ऐसा, मे बी कोई स्टोरी हो जहाँ कुछ सीख आपने ली हो उनसे, दैट यू वांट टू शेयर। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा अच्छा। ये पहली बार मैं बात करूंगा इस पे। जब मैं मुंबई आया ही था, आई थिंक 2012 की ये बात है, 2012 की। तो वो शॉर्ट फिल्म मुझे मिली थी 2013 में, 2013 में मुझे वो मिली थी, और उसी दौरान वो शूट हुई थी। तो एक दिन का हमारा शूट था, एंड कुछ ऐसा स्क्रिप्ट वगैरह हमारे पास कुछ नहीं था। तो जब मैं शूट पे पहुंचा, हालांकि हमारी जो उसमें एक्शन है, उसमें मारपीट का, फाइटिंग का है, उसका रिहर्सल प्रॉपर हमारा हुआ था। एक दो दिन हमने खूब जो है मारपीट हुई थी, और खूब लात घूसों की प्रैक्टिस की थी हम लोगों ने, मार खाई थी। तो बड़ी अच्छी चीज, एक चीज मैंने सीखी थी अनुराग सर के साथ। एक उसमें जो फाइटिंग वाला सीक्वेंस हमारा जब हो रहा था, तो वो मतलब बहुत ज्यादा एक्टर्स को छेड़ नहीं रहे थे, बिल्कुल वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ऐसे। उन्होंने कैमरे वाले को बोल दिया कि ये एक्शन होगा, आप फॉलो करना, ये लोग करेंगे। तो मेरा पहला पहला वो मतलब काम था इतने बड़े डायरेक्टर के साथ, तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, मुझे नहीं पता था। तो चलते टेक में एक्शन हुआ, उसमें लिखा मतलब बताया गया कि ये टेक शायद यहाँ पे रुक जाएगा। बट मैंने उनसे ये चीज सीखी कि कभी भी जब तक आपको डायरेक्टर ना कहे, आपको रुकना नहीं है, सीन चलते रहना है। तो वो सीन में हमारी फाइटिंग थी राधिका आप्टे और बाकी उनकी जो दोस्त रहती हैं उसके साथ। तो मैं थोड़ी देर बाद मारते मारते वो मारे मेरे थप्पड़, मैं उसकी मारूं, मेरे थोड़ी देर बाद खड़ा हो गया, मैंने कहा क्या हो रहा है, तो देखा बाकी लोग लगे हुए हैं, तो मैं फिर शुरू हो गया मारपीट में। आई एक्चुअली अब सीन मैंने दैट, कहा, मैंने वो देखा मूवी देखा कि उसको आप एडिट चले में गए थे। उन्होंने किया है। हाँ, तो मैंने कहा यार ये तो कट ही नहीं बोल रहे हैं, मतलब करते रहो आप, स्पॉन्टेनियस फ्लो में चल रहा है, कुछ अच्छा मिल जाएगा। तो वो बड़ी अच्छी चीज की मैंने मतलब सीखा कि आप अवेयर रहिए 24 आवर्स। जरूरी नहीं है जो आपको बताया जाए डायरेक्टर वही वहीं पे आके वो शॉट रुक जाए, या आप एज एन एक्टर हर समय तो, मतलब आप अवेयर रहिए, एकदम चौकन्ने रहिए कि सीन जो चल रहा है आप उसमें बने रहिए, आप उधर ध्यान मत दीजिए कि डायरेक्टर कट बोलेगा तो आप रुकेंगे। तो ये बहुत अच्छा मुझे समझ आया कि बीइंग इन द कैरेक्टर या बीइंग इन द सिचुएशन, जैसे बोलते हैं ना, बी इन द सिचुएशन, है ना, तो वैसे आप सिचुएशन में आप इन्वॉल्व रहिए। तो या हम इंतजार करते हैं ना कि एक्शन बोला जाए तो अचानक से एक्टिंग शुरू कर दें, कट बोला जाए तो रुक जाए। अरे बॉडी में शुरुआत में जब आया था तो ये सब चीजें बड़ी समझ नहीं आती थी, धीरे धीरे सीखते हैं। थिएटर में क्या होता है, हम एक बार मंच पे चले गए तो उसके बाद तो प्ले जब खत्म होगा नाटक, थर्ड में मतलब लास्ट जब होता है, कर्टन जब गिरता है, तभी एक्टर रुकता है, उससे पहले तो एक्टर रुकता नहीं है, सीन मतलब वो विंग्स में जाता है आता है, तो उस बीच कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन सिनेमा में ये होता है कि जब एक्शन कट का जो रहता है तो छोटे छोटे सीन होते हैं, उसमें कट हो जाता है, फिर एक्शन होता है। बट उसमें भी आप
वो फ्लो बना के रखिए, उसका वेट मत कीजिए कि आपको कोई बोलेगा तो आप रुकेंगे, आप कैरेक्टर में अपना रहिए। हम्म। तो वो बड़ा अच्छा सीख थी मेरे लिए। एंड आपको लगता है क्योंकि इस फिल्म में काफी बिग इम्पैक्ट डाला है लोगों पे, क्योंकि इट जी। वाज पावरफुल स्टोरी इन द एंड, जैसे what they showed us, it was a powerful story, right? आपको लगता है समटाइम जो बड़े बजट की फिल्म्स होती हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल बजट और शॉर्ट फिल्म्स, वो ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ देती हैं लोगों के ऊपर rather देन बड़ी फिल्में? हाँ, मुझे लगता है कि बड़ी छोटी फिल्म की बात नहीं, मैं कहूंगा कि अगर आपकी कहानी और आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है, और अगर कोई आम आदमी उससे कनेक्ट करता है, या फिर उसका उसका एक्चुअली सब्जेक्ट इतना वैसा था ना कि मतलब जो ये टीज वाला होता ना, जो लड़कियों को छेड़ने वाला या अब्यूजिंग होता है, जो राह चलते लोग होते हैं कई बार, जो क्या कहते हैं कि ऐसी वारदातें होती रहती हैं जब तक, तो वो एक एक्चुअली जो उनका प्रेजेंट करने का तरीका था वो बहुत ही अच्छा था। वो हम्म। इतना रियलिस्टिक वे में उन्होंने दिखाया, उसको कोई फिल्म ना बना के उन्होंने एक एक इंसिडेंट के रूप में उसको उसको जो है क्या कहते हैं वो किया, प्रेजेंट किया। और उसके जो उसकी कास्ट थी वो सारे लोग, राधिका जी और बाकी जो उसमें एक्टर्स हैं सारे लोग, उन लोगों ने इतना अच्छा काम किया, तो वो बहुत ही रियलिस्टिक जोन में रखते हुए उन्होंने उसको किया, तो वो फिल्म जैसा नहीं लगता है, वो एकदम रियलिस्टिक जोन में लगता है। और उसके जो डायलॉग्स हैं वो इतने प्यारे हैं, तो मतलब इतना ये गहरे हैं कि वो हर किसी पे असर छोड़ता है, कि ऐसा लगता है कि यार हाँ ये तो हमारे आसपास हो रहा है, तो हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, ज्यादा देन की मतलब बहुत ज्यादा लार्जर देन लाइफ अगर कोई चीज दिखा रहे हो, तो एंटरटेनमेंट के लिए वो सही है, बहुत अच्छा लगता है, वो थोड़ी देर के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप रियलिटी को चेक करें, उसको देखें, तो वो इम्पैक्टफुल रहता है, इसीलिए इस तरीके की फिल्में। हम्म। और आपने दूरदर्शन की डीडी उर्दू में भी आई थिंक एक सीरियल करा था, हमारे जी। गांव कोई आएगा। तो आपको हाँ ये जी, हाँ शो जी। कैसे मिला? और लाइक आई सीन दैट शो एंड इट्स अमेजिंग, आई लव इट। क्या बात है, जो मतलब जो जो कोई नहीं देख रहा है वो चीजें आप देख के आइए। गुड गुड, बहुत बढ़िया। इट्स कॉल्ड तो होम। उसकी कहा, यस, नहीं, नाइस नाइस, थैंक यू फॉर वो याद दिलाने के लिए, वो बड़े प्यारे पन्ने हैं यादों के मेरे। उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो उसके जो डायरेक्टर हैं वो रवि केमू जी, वो जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग लिया ना, भारतीय नाट्य अकेडमी, तो हम लोगों ने वहां पे एक प्ले किया था, वो डायरेक्ट करने के लिए आए थे जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था वहां पर। तो उन्होंने वहां पे वो एक प्ले डायरेक्ट किया था, तो उसमें मैं एक्ट कर रहा था, तो वहां से फिर उनसे हाय हेलो हुई, मेरी जान पहचान हुई, हम लोगों ने नंबर एक दूसरे का लिया, और मैंने कहा सर मुंबई जब आऊंगा तो मैं कांटेक्ट करूंगा आपसे। तो वो यही रहते हैं मुंबई में ही। तो जब सारी ट्रेनिंग, सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद 2012 में जब मैं मुंबई पहुंचा, तो सबसे पहले उनको ही कॉल किया मैंने कि सर मैं आ गया हूँ। और मैंने ऐसा कहा जैसे मेरा तो वही वेलकम करने के लिए वो तैयारी बैठे थे, हाँ लोग आ जाओ लॉन्च कर देता हूँ तुम्हें। तो खैर थोड़े दिन मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक 6-8 महीने बाद, 7-8 मंथ्स के बाद जो है, उनका कॉल आया कि कुछ करते हैं, कुछ प्लानिंग है एक सीरियल का। तो मुझे लगा कुछ छोटा मोटा करेक्टर होगा शायद, इतना नहीं पता था कि आते ही ऐसा कुछ काम मिल जाएगा, नहीं था ट्रूली, मतलब ऐसा बिलीव नहीं था कि लीड कैरेक्टर वो दे देंगे। तो मैं एक दिन मिलने गया, मतलब उन्होंने अपने ऑफिस बुलाया और मुझे एक स्क्रिप्ट दी। वो स्क्रिप्ट इतने सारे पन्नों की थी, तो मैंने कहा, बोला इसको देखो पढ़ो। तो मैंने स्क्रिप्ट को मतलब पलटना शुरू किया, तो मैंने कहा सर कौन सा कैरेक्टर है, मुझे कुछ नहीं पता था, सब मेरे लिए सरप्राइज था। तो बोला गुलाम नबी। तो जब मैंने उसके पन्ने पलटने शुरू किए, तो मैं देखता हूँ गुलाम नबी, गुलाम नबी, गुलाम नबी, गुलाम नबी, हर जगह गुलाम नबी है। तो मैंने कहा ये तो लीड कैरेक्टर है। मैंने कहा आर यू श्योर, मतलब सर ये मैं कर रहा हूँ, मतलब हाँ तू कर रहा है, जा पढ़ जाके, तैयारी कर इसकी, है ना। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर इस तरीके से वो प्रोजेक्ट मुझे मिला, और उसके बाद हम लोगों ने उसकी तैयारी की, वर्कशॉप वगैरह की, रीडिंग की। फिर हमने जम्मू कश्मीर में पटनी
पटनी टॉप करके एक जगह है, काफी ऊंची हाइट पे हिल स्टेशन है एक, बहुत बढ़िया। वहां पे हम लोगों ने करीब 15-16 डेज का शूट था वो मेरा अब तक का मतलब बेहतरीन पहला। एक तो इतना लंबा यादगार आते ही शूट वो मिल गया मुझे, और कश्मीर की मतलब जम्मू कश्मीर की वादियां बढ़िया। मई जून में भी वहाँ इतनी मतलब कोल्ड वेदर था, मतलब बहुत ही शानदार। तो वो पूरा मेरे लिए एक एक होता ना, ट्रेनिंग करके जाते हैं जब आपको कोई काम मिलता है, तो एक एक आपका एक एक्सपीरियंस होता है पहला पहला। तो उसमें डांट भी खाई मैंने, तारीफ भी मिली, फिर सीखते सीखते वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो थैंक्स टू रवि केमू सर, उन्होंने आते ही मुझे ये ब्रेक दिया था। और एक कहते हैं ना, प्रोफेशनली जो मेरी एक ट्रेनिंग थी वो उस सीरियल के दौरान हुई, हम्म। करते करते उसको शूट करते करते। चाहे इट वाज आपका पहला काम था, बट इट वाज वेरी वर्थवाइल, आई फील। यार मैं भी बहुत ही मतलब लकी समझता हूँ अपने आप को कि मुझे आते ही एक तो डीडी का अपने आप में एक आपके साथ जुड़ना, डीडी नेशनल का, या तो वो एक बहुत ही मैं उसे लकी सिंबल मानता हूँ। जो भी मुझे लगता है कि आप जर्नी देखते हैं एक्टर्स की जो भी हमारे, तो वो डीडी नेशनल का आपके साथ आना, एक एक होता ना कि शुरुआत आपकी यहाँ से होनी चाहिए। तो मैं सोच कर आया था कि डीडी में काम मिलेगा, हम्म। तो वो हुआ। डेस्टिनी थी, वो लेके गई शायद, और बड़ों का आशीर्वाद। पर आपको लगता है अभी आप दूरदर्शन में भी काम कर चुके हो, अभी आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हो, कुछ बड़ा डिफरेंस लग रहा है आपको कि इट्स अ सेम? बहुत सारा डिफरेंस होता है। और जब से ओटीटी आया है तब से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। और अ, जब हम ये सीरियल कर रहे थे तो वहां पर एक तसल्ली थी, एक होता था कि इत्मीनान होता ना, जिसको रिलैक्स, आराम से चलते हैं, शूट करेंगे, शूट करके आएंगे। हम डायरेक्टर के घर में ही रुका हुआ हूँ, तो वो अलग पूरा वो उसका जो जोन था, उसका जो स्पेस था शूटिंग का, वो अलग था बिल्कुल। हम एक दूसरे को जानते थे सबके साथ। पहली मेरी ये मतलब यहाँ मुंबई में ऐसी मुलाकात थी। और वो डीडी का शो था, तो इतना लेविश, इतना उसका प्रोडक्शन या ये सब सारी चीजें नहीं थी। सब लोकल लोग वहां पे इन्वॉल्व थे, डीओपी वगैरह, प्रोडक्शन। तो ये बहुत ही एक होता ना फ्रेंडली प्रोडक्शन था ये हमारा। हम्म। और इधर हम जब मुंबई में कोई वो करते हैं प्रोजेक्ट इस तरीके से, तो उसका अलग होता है, उसका टाइम जोन अलग होता है, उसका कमिटमेंट अलग होता है कि हमें इतने समय में ये करके चीजों को सबमिट करना है। तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल उसमें डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। हम्म। बट यार मतलब उस समय जब आया था तो मतलब काफी सुकून था, हड़बड़ी नहीं थी इतना बनाने की, हाँ ये करके इस टाइम जोन में फटाक से देना है, सबमिट करना है। तो उस समय, अभी आज की डेट में बहुत सारा कुछ मतलब थोड़ा सा रश बढ़ा है। या कंपटीशन हो थोड़ा गया क्या, है बहुत कि बड़ा है, हर बंदा कुछ ना बहुत कुछ बड़ा बना रहा है, सो है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे नहीं है, वो नहीं अपडेट कर सकते अपने आप को, वो उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, वो नहीं दिखा सकते कि यस मेरा ये काम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, या वो लोग, वो आज भी है वो लोग। और थोड़ा सा ये मतलब अफसोस की बात ये है कि मतलब उन तक शायद नहीं लोग पहुंच पा रहे हैं, या हम कहें कि शायद समय के साथ उन्होंने उन चीजों को नहीं एक्सेप्ट कर पाया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो अपनी दुनिया में खुश हैं, वो कहते हैं भाई आलोक मेरे को कोई टेंशन नहीं है, जैसा चल रहा है आई एम हैप्पी। कोई काम आता है तो मैं करता हूँ, नहीं आता है तो मेरे को ये नहीं है कि मैं नंबर्स मुझे बढ़ाने हैं, मुझे फॉलोअर्स गेन करने हैं, या इंस्टा पे ये करना है, या फेसबुक पे ये करना है, या जो एक एक अंधी दौड़ जो चल रही है उसमें शामिल होना है। तो बहुत सारे लोग उसमें इजी है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो परेशान दिखाई देते हैं, चीजों को नहीं कर पाते टैकल, मतलब उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग रह गए हैं। तो समय के साथ साथ तो थोड़ा चलना पड़ता है, ये तो है। अब ये मुश्किल है थोड़ा, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, आप अगर शिकायत तो नहीं कर सकते आपकी, सॉरी, है ना। आज हम लोग, आप वहां बैठी हुई हैं, यहाँ पे हम जूम पे कॉल कर रहे हैं ना, इंटरव्यू चल रहा है हमारा। तो अगर हम कह देते हैं आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो फिर बातचीत नहीं होती, हम कुछ नई चीजें ही जान रहे हैं ना एक दूसरे के बारे में। और आई थिंक ये बहुत जरूरी है, समय के साथ यस, change होना बहुत जरूरी है, वन तो नेचर चेंज होता बहुत जरूरी है।
हम तो फिर इंसान हैं, हमें बिल्कुल बिल्कुल। चेंज होना ही चाहिए। और आई थिंक ये चेंज प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मैंने अभी ओपन करा है, इसका रीजन ही ये है कि जितने भी लोगों के साथ मैं पर्सनली वन टू वन जाके नहीं बात कर सकती, एटलीस्ट जी। हम लोग जूम के थ्रू बात कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत बहुत, अच्छा। जी। एंड हम लोग यूज कर सकते हैं कि भी एटलीस्ट हम लोग लोगों की स्टोरीज लोगों तक पहुंचा सकते हैं, एंड इट्स अमेजिंग थिंग टू डू। यस डेफिनेटली, दुनिया में इतने सारे लोग हैं और ये एक एक ऐसा ही मीडियम है जिसके माध्यम से हम देश विदेश में बैठे हुए किसी भी आर्टिस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अपनी कहानी हम बता सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक मतलब आपने स्टेप लिया है और ये बड़ी अच्छी चीज है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो लेट्स मूव टू योर वर्क, कि आपने या MS धोनी में चिंटू का रोल करा, लखनऊ सेंट्रल में बंटी का, एंड बाटला हाउस में तुफैल का, और कौन सा जी। रोल आपके लिए सबसे चैलेंजिंग चैलेंजिंग था, एंड क्यों? इनमें से मतलब या पूरी थ्रू आउट? नो, अभी इनमें और से, भी बेसिकली इनमें से। आ, इनमें से आई थिंक तुफैल का करेक्टर मेरे लिए चैलेंजिंग था। तुफैल एक तो फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा टेररिस्ट या काइंड ऑफ मैंने जो किया उसमें बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता थी। उसमें एक्शन सीक्वेंस था, उसमें फाइटिंग थी, गन वगैरह ये सब चलाने का और भागना दौड़ना, और एक एक दूसरे धर्म को जानना, उसको जानने का मौका मिला। भले ही वो जैसा भी बंदा था या उसको लेकर पोर्ट्रे किया उस कहानी में, वो अलग चीज है, डजेंट मैटर। लेकिन मैंने उस दौरान अपने आप को पूरी तरीके से एक मुस्लिम इंसान बना लिया था। मतलब वो प्रोसेस काफी मतलब कहूंगा कि चैलेंजिंग भी था और मजेदार भी था। हम्म। मैं यूट्यूब पे और जो भी सारी चीजें थी तो जिसको कहते हैं कि जो नमाज होती है या बहुत सारी चीजें जो होता है वो सब उस पे देखता था। मैं एक बहुत सारी चीजें लेकर आया था, मतलब क्या कहते हैं, इस्लाम धर्म से रिलेटेड अपने आसपास रखता था। तो मुझे बहुत सारी चीजें उस दौरान मैंने वो महसूस की। तो मुझे, मैं सच बताऊं आपको, उस दौरान जब मैं अजान जब मैं सुनता था उसको लगा यूट्यूब पे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मुझे बहुत मतलब महसूस होता था कि कितना अच्छा सुर है, कितना सुकून देता है आपको। तो जब आप कोई किरदार करते हैं तो उसके माध्यम से आप केवल एक्टिंग ही नहीं करते हैं, आप उस वर्ड को भी जानते हैं ना, अच्छाई बुराई भी जानते हैं। आप हम अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, हमको दूसरी दुनिया से मतलब ही नहीं है, हम अपना ही, वो ऐसा है, वो अच्छा है, वो बुरा है। तो एक एक्टर के पास ये मौका होता है कि वो अच्छा बन के भी वो चीजें अपने आप को पोर्ट्रे कर सकता है, वो बुरा बन के भी अपनी बुराई भी अंदर की जो है वो निकाल सकता है ना। या सबके पास ये मौका नहीं होता है। एक्टर हर चीज को एंजॉय कर सकता है और वो कहीं ना कहीं उस करेक्टर के माध्यम से मैंने वो चीज सीखी, महसूस की, उस पक्ष को जाना जो उसमें दिखाया गया। उसकी बहुत अच्छी चीजें जानी, बहुत बुरी चीजें भी जो भी थी, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जो भी था। तो वो आई थिंक मेमोरेबल कैरेक्टर था तो फैल का। और यस। और जब आप ऐसे कैरेक्टर करते हो जैसे तुफैल की तरह, बट आपको लगता है जी। कि आपको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ जाता है आपके मे बी ब्रेन के ऊपर, क्योंकि इट वाज अ नेगेटिव रोल। नहीं मतलब वैसा नहीं है कि इम्पैक्ट इतना गहरा ऐसा छोड़ जाता है। देखिए आप कोई भी किरदार किरदार जब करते हैं तो आपको होश तो रहता ही है कि आप ये एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। हम्म। तो वो वाला जोन अलग होता है। वो किरदार इतना भी ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ। हाँ ये जरूर है कि कई बार मैं चलते रास्ते में मुझे एक दो कमेंट ऐसे मिले जिससे मैं थोड़ा असहज हो गया। जैसे कि मैं यहाँ रहता था तो पीछे से किसी ने एक दो बार मुझे, "ए तुफैल", तो मैं थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल हो गया। मतलब एक टेररिस्ट वाला एक ऐसा वो फील आया मुझे कि यार ये अच्छे वे में बोल रहा है या नेगेटिव वे में बोल रहा है। ये हुआ मेरे साथ जब
फिल्म आई थी, और अच्छा फिल्म ने अच्छा खासा अपना बिजनेस किया था, बढ़िया चली थी फिल्म, काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया था। और एक दो इंटरव्यूज में जॉन सर ने नाम वाम भी ले लिया था, तो वो क्लिप्स थोड़ा वायरल हो गई थी एक दो, हम्म, काफी। और अपने सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं वो तो जानते ही हैं कि हाँ ये बंदा एक्टर है और ये काम आ रहा है, तो देखते रहते हैं लोग। तो वो थोड़ा सा था अजीब सा। तो वो पीछे से जब आवाज आई थी उस दिन एक दो बार, तो मैंने कहा मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं सीधा चलते चला जाऊंगा। वो था एक इंसिडेंट ऐसे ही, बट कहो माइंड पे मेरे यस वो उसकी तैयारी आपके साथ शायद कहीं रहती है थोड़े दिन तक, कि मैंने क्या क्या किया था और क्या नहीं, वो रहता है। बाकी वैसा किरदार मैंने बम्बई मेरी जान में किया था, अगर आपने देखी हो मेरी सीरीज। यस। उस बम्बई मेरी जान के मेनन सर के साथ, तो उस किरदार के ऊपर थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि हाँ उसने मुझे थोड़े दिन परेशान किया था, तो थोड़ा सा था, एग्जाम्पल लाइक अजीब था वो। एग्जाम्पल जैसे उसमें प्रोसेस ऐसा था कि मतलब उसकी तैयारी ऐसी थी कि प्रोडक्शन ने हमें कपड़े दे दिए थे उसके, उसका वो चप्पल क्या पहनेगा, वो लॉकेट गले में क्या पहनेगा। महिला कैरेक्टर था, गंदा, सड़क के किनारे सो जाने वाला, 24 घंटे नशे में रहने वाला, एंड कभी भी किसी के ऊपर हाथ चला देने वाला, कब किसी को मार देगा, मर्डर कर देगा, वो इतना डार्क था। तो तूफैन ऐसा नहीं था, मतलब ऐसा तूफान क्या था, तूफान का माइंड वॉश हुआ था एक तरीके से, है ना। तो वो एक एक आइडियोलॉजी को कहते हैं, विचारधारा को फॉलो कर रहा था और वो आगे बढ़ जा रहा था, जो मुझे स्क्रिप्ट मिली थी, जो मुझे समझाया गया था डायरेक्टर की तरफ से या जो भी था। लेकिन बम्बई मेरी जान का रहीम जो था, उसने तो अपने आप ही अपने चारों तरफ वो चीजें बनाई थी। उसकी उसको लेकर मैं घर पे रियाज करता था, वो कपड़े पहन के मैं कई बार सो जाता था, या बहुत सारी चीजें थी। तो मैं घर पे रिहर्सल भी करता था, एक दो बार मैं कपड़े पहन के अपने घर के आसपास भी वॉक करके चला जाता था नाइट में। एक बार कुत्ते उत्ते भी दौड़ा लिए थे मुझे, मैंने कहा बस कर भाई, हो गई रिहर्सल, नहीं तो अभी रिहर्सल तेरा करेक्टर सब निकल जाएगा। तो वो भी था। तो वो कैरेक्टर जब जब शूट होता था, और शूट से आके थोड़ा सा इधर दिमाग पे अजीब सा एक भारीपन रहता था। वो था कैरेक्टर ऐसा, वो थोड़ा सा एज पे रहने वाला डार्क कैरेक्टर था। तो डेफिनेटली वो असर डालता है आपके माइंड पे, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं होता है कि इतना डार्क कैरेक्टर आप कर रहे हैं और आपको रत्ती भर भी फर्क ना पड़े, और आप अगर उसकी सोल को पकड़ना चाहते हैं तो थोड़ी सी तो असहजता महसूस होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप खुद को भूल जाएंगे, खुद तो आप याद रखते हैं कि मैं आलोक हूँ। आप अपनी वाइफ को जाके गाली थोड़ी देने लगेंगे, आप करेक्टर करके आए हैं। तो या बिंदिया के उसमें बाहुबली वाला कर सकता है भाई। वो तो बहुत ही मस्त करेक्टर लगा मुझे। जी तो बिंदिया के बाहुबली के बारे में बात करते हैं। सो आपने बहुत सारे बिंदिया के बाहुबली में बहुत सारे लेजेंड्स हैं, जैसे सौरभ जी शुक्ला भाई, रणवीर जी शौरी, सुशांत सिंह, गोविंद नामदेव, सीमा जी चड्ढा। जी जी। I जी cannot even stop naming that people. There are so many हाँ people, like यार, extremely like amazing actors, I can say. अमेजिंग तो अमेजिंग। आपका आप नाम एक्सपीरियंस लेते जाइए और उसकी लिस्ट खत्म ही नहीं खत्म होगी नहीं होगी, एक्टर्स। खत्म नहीं होगी। That's so true. And how was your experience with them? और कोई ऐसी याद जो आपको अभी भी है? आ, सबसे पहले जब मुझे ये करेक्टर मिला, मतलब मेरी कास्टिंग, मैं लखनऊ में मेरी मुलाकात हुई थी डायरेक्टर से, जो इसके डायरेक्टर है राज अमित कुमार सर। तो हम्म, उनके साथ पहली मुलाकात थी। तो सबसे पहला तो एक्सपीरियंस इसका यही था कि जो मैंने शुरुआत की थी अपनी मुंबई की, तो हमारी आदत थी कि आपको ऑडिशन देने जाना है, एक कैमरा लगा हुआ है, एक्शन बोलेगा कास्टिंग वाला या जो भी सामने है, और आपको परफॉर्म करना है। ये पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे मतलब मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी से कॉल आया, वहां पे एक अपने काफी सीनियर कास्टिंग डायरेक्टर है हैरी परमार भाई। तो उनका कॉल आया मुझे कि आलोक ऐसा ऐसा है, एक ये शो है, तो उसके रिगार्डिंग हम तुम्हारा ऑडिशन करना चाहते हैं लखनऊ में, तुम आ जाओ। तो इत्तेफाक से मैं अपने नियर बाई मतलब गांव में ही था। तो मैं वहां से पहुंचा, तो मुझे लगा कि वही स्क्रिप्ट मिलेगी और
हम कुछ लाइंस बोलेंगे और याद करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे कैमरे के आगे। तो यहाँ लेकिन जो है, एक बोलता ना कि दिमाग की बत्ती जो है वो जल गई। क्या हुआ कि मैं रूम में एंटर किया, शायद स्क्रिप्ट कुछ तो मिली थी मुझे, कुछ मैंने याद वाद किया था। हाँ, स्क्रिप्ट मिली थी, यस यस। तो सामने देखा तो एक बंदा बैठा हुआ था। मैं ढूंढ रहा हूँ कि कैमरा कहाँ है। कैमरा वहां था ही नहीं। हाँ। हमारी आदत है ना। तो वहां अकेला एक बंदा बैठा हुआ था। मैंने कहा यार ये कैसा ऑडिशन है, ये कैसी मीटिंग है। ये मतलब ऑडिशन ये होगा भी, रोल मिलेगा या फिर ऐसे ही मस्ती के लिए बुला लिया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये पहला एक्सपीरियंस था मेरा, मतलब सभी का जो लोग उसमें आए होंगे जिनका जिनका ऑडिशन हो। तो सर बैठो, नाम वाम बताया, कुछ हाय हेलो हुई, कहाँ से हो, क्या हुआ। तो बोला शुरू हो जाओ, मतलब स्टार्ट। तो मैंने कहा सर हाँ, हाँ करो परफॉर्म करो, मैं देख रहा हूँ। तो मैंने कहा परफॉर्म करो, कैमरा कैमरा कुछ नहीं, सीधा परफॉर्म। तो थोड़ी देर के लिए ना एक ऐसा दिमाग हो रहा ना कि भाई अभी डिसीजन लेना है आपको, समझो ये कैमरा है और आपको परफॉर्म करना है। आपने अगर ये मौका गवा दिया तो एक चांस और मिस हो गया आपका। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने आई थिंक 10-5 सेकंड लिए होंगे और जो भी था, तो मैंने परफॉर्म करना शुरू किया। तो किया मैंने, और मैं शायद उस सिचुएशन में और सारी चीजों में ऐसा कुछ कुछ एक स्टेमरिंग आ गई मेरी, एक हकलापन है उस कैरेक्टर में, अगर आपने नोटिस किया होगा थोड़ा सा। तो वो नेचुरल निकल गई। तो बोला ये क्या किया तुमने। मैंने कहा सर ये हो गया सर, ऐसा सोचा मैंने करूं कुछ। तो ऐसा मिक्स मैंने मिला जुला कुछ। बोला ये अच्छा है, ये रखेंगे हम। मैंने कहा अच्छा। हाँ, उसी समय उन्होंने डिसाइड किया, बोला दो कैरेक्टर्स है, मैं तुम्हारे तुमको सोच रहा हूँ, या तो ये या तो ये। कुछ दो कैरेक्टर्स नाम लिए उन्होंने, उस समय मुझे अभी तक मतलब वो नहीं, लेकिन हाँ बब्बल मुझे याद है, और एक दो कैरेक्टर्स और थे उसमें से। तो मैंने कहा हो गया सर। बोला हाँ यस ओके, गो जाओ। मैंने कहा सही है। आई थिंक आफ्टर मतलब 10-15 दिन की, शायद 1 महीने बाद मेरे पास कॉल आ गया कि ये हुआ और बब्बल डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो वो बड़ा यादगार, मतलब उस कैरेक्टर की जर्नी ही विद्या की बाहुबली की जो शुरुआत हुई थी, वही अपने आप में बहुत ही कमाल था। और ये शूट हमने 2021 में किया था। उस समय कोविड चल रहा था, बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सारे मतलब हर्डल्स आए बीच में हमारे, लेकिन हमारा शूट कंप्लीट हुआ। आई थिंक 2-3 साल लगे। और इतने सारे बात करते हैं दिग्गज कलाकारों की, जब मुझे पता चला कि सौरभ शुक्ला सर हैं, विनीत सर हैं, गोविंद नामदेव है, तो मेरी पहली बार जब मैं घर पे था, तो मेरी पहली बार जूम पे ऐसे ही वीडियो कॉल हुई कि सर ने कहा हम बातचीत करते, थोड़ा करेक्टर्स को लेकर डिस्कशन करेंगे, आलो तुम जरा कॉल पे आ जाना। तो मुझे नहीं पता था कि उधर सौरभ शुक्ला बैठे होंगे सामने। तो मेरे वीडियो कॉल ऑन हुआ, तो देखा सौरभ शुक्ला बैठे हुए हैं, विनीत कुमार बैठे हुए हैं सर। और मैंने कहा बाप रे बाप, मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या करेक्टर को लेके इनके सामने डिस्कशन करूंगा। बताइए सर क्या करना है। तो कुछ एक दो बातें हुई, तो ऐसे ऐसे करके वो जर्नी आगे बढ़ी। और माय गॉड, बहुत ही मतलब कमाल का एक्सपीरियंस रहा। इतने सारे एक्टर्स के बीच में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, और सारी आप मतलब प्रिविलेज है, मतलब आप बहुत लकी हैं कि आपको ऐसे कास्ट के बीच में एक साथ आपको इतने सारे, मैं तो नोट करता हूँ मैंने कितने कितने सीनियर एक्टर्स के साथ काम कर लिया। तो वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो बायोडाटा है मेरा, है ना। तो अब इनके साथ कर लिया तो हाँ, अभी मैं और रिलैक्स हो गया हूँ, अभी और कॉन्फिडेंस मेरा अच्छा हो गया। तो ये बढ़ता है आपका धीरे धीरे। हम्म। एक देखा है साथ एक सीन आपकी- में। या मैंने आपकी जर्नी में देखा है ऑलरेडी, क्योंकि आपने अनुपम खेर जी के साथ भी काम करा है, वन जी डे। जी। एंड वन डे वन डे। कितनी सारी और मूवीज हैं जिसमें आपने लाइक जी। बहुत बड़े एक्टर्स के साथ काम करा है। एंड आई फील लाइक आई एम फीलिंग प्राउड टू डूइंग योर इंटरव्यू। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। एंड इट्स अमेजिंग, क्योंकि आप इतने हम्बल हो, इन दी एंड आपने इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करा है और आपने बहुत अच्छा काम करा है, और फिर भी यू आर सो थैंक यू। हम्बल। एंड आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली रीच आउट टू यू एंड आई फाइंड यू ये फाइनली।
ये मैं हूं नहीं, वो वही आलोक है। देखिए ये सारी चीजें ऐसा हम कहते हैं कि हम हैं या नहीं है, तो ये चीजें बनाने से शायद नहीं बनती हैं। आप नेचुरली वो शायद माँ बाप का और हमारी जो परवरिश है, जो हम जिस तरीके से जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वो सारी चीजें हमको वो वही चीज पिक्चर दिखाई देती है जो कहानी लिखते हैं, है ना। या आई थिंक बिंदिया के बाहुबली में आई थिंक फर्स्ट एपिसोड में आपने सौरभ शुक्ला को एक्चुअल में गुस्से से देखा और बोला भी। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि ये हुआ कैसे। वो एक्चुअली सिचुएशन ऐसी थी, करेक्टर का जो जो डिजाइन था उसका, उसकी तैयारी थी। आप अगर ध्यान से पूरा सीरीज देखोगे तो बब्बल का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सनकी, शॉर्ट टेम्पर्ड, स्टेमरिंग भी करता है, और होता ना एक पैसा, पावर, पॉलिटिक्स, इतना सब कुछ उसके पास है ना, तो वो भूल गया है कि मेरे सामने कौन बैठा है ना। उसको याद ही नहीं रहता कि कौन है तू भाई, तेरे तेरे लिंक कहाँ है, बता मुझे कौन है तू, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से तेरे। तो वैसा वाला है उसको वो। एक बोलते हैं हमारे गाँव में बैल बुद्धि, है ना, बैल बुद्धि बोलते हैं, जड़ मतलब ऐसे सीख मार देना बस। तो वो उसका एनर्जी वाला, उसका जो मतलब एक होता है ना कि क्या कहते हैं कि जिससे कई लोग इधर दिल से चलते हैं, कोई दिमाग से चलते हैं, वो अपनी उससे चलता है कि मेरे पास इतनी पावर है, इतना ये है। तो वो सब उसका एक पीछे उसका वो है, बैगेज है यहाँ पे उसके बाप का, जो उसको वो मिला है, जो मैंने करेक्टर अपना डिजाइन किया था कि उसके सामने कोई भी रहता है तो आप आगे देखेंगे तो वो अपने कई सीन में मैं अपने अपने बाप को भी वो जो है बोल देता है कि हर बात का हिसाब देंगे क्या आपको, मतलब है क्या, हर बात का। तो वो उसका डिजाइन ही ऐसा, तो बट वो हो गया। हालांकि मैं बहुत नर्वस था सौरभ सर और सबके साथ में, लेकिन उन लोगों ने, राज अमित सर ने मिलके सब लोगों ने उसको संभाला, वो हो गया मुझे लगा था कि प्रोसेस। सौरभ शुक्ला जी उठेंगे कुछ ना कुछ मारेंगे, बट नहीं, वो चले गए चश्मा लगाकर। हाँ वो चले गए, क्योंकि पावर तो हमारी है भाई, उनकी भी पावर है तो हमारे पापा की भी पावर है। काम कर रहे हो उनके साथ, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो? अब ऐसा कुछ हमारी वन ऑन वन कोई ऐसी बातचीत तो नहीं हुई, मतलब मैं लेकिन उनको देखता था, तो वो सीन को हमेशा इम्प्रोवाइज थोड़ा सा कुछ जो लिखा होता है उससे थोड़ा अपना, उसमें अपना इनपुट डालने की कोशिश करते थे, कुछ ऐसा कर देते थे जिस जो किसी को नहीं पता होता था, कुछ ऐसा, कुछ एक मोमेंट ऐसा क्रिएट कर देते थे कि उन्हें पता नहीं कब कहाँ पे वो पॉज ले लेंगे, कब क्या तुम्हारी तरफ देख लेंगे या क्या कुछ स्माइल कर देंगे। तो वो जो एक एक एक्टर के लिए होता ना, बी इन द सिचुएशन, मतलब बोलते हैं कि अपने कैरेक्टर में इतना वो उसको एंजॉय करते हैं, इतना उसमें खो जाते हैं कि वो फिर उस दुनिया के होके रह जाते हैं, है ना। तो उनको कई बार तो मैं अपने आप को अपना ध्यान हटाता था, भाई उनको देख मत, अपना कैरेक्टर का, है ना। कई बार ऐसे लोग सामने जब होते हैं ना, तो आप ऐसे वो हो जाते हैं, जैसे ना मेस्मराइज क्या बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, खो जाते हैं। तो वैसा कुछ हो जाता था मूवमेंट। तो वो ये सारी चीजें हैं यार, वो करते थे तो मतलब हर सीन को कुछ ना कुछ उसमें चार चांद लगा देते थे अपने तरीके से, तो कुछ नया जोड़ देते थे उसमें कुछ। सारे नेगेटिव रोल करे हैं, आई फील कि भी आपका उस रोल के साथ ये रोल कहीं ना कहीं मैच होता है। आपको लगता है कि भी दूसरे रोल्स हैं वो मे बी मेरे मैच हो रहे हैं इसके साथ? मतलब अगर मैं अपनी पूरी जर्नी उठा के देखूं करेक्टर्स की, तो इतना पावरफुल करेक्टर मैंने नहीं किया था अभी तक। मतलब एक होता ना कि एक करेक्टर का वजन जो होता है, एक स्ट्रेंथ होती है, एक पावर होती है करेक्टर के पास। हम्म। जैसे आप धोनी का चित्तू देखिए, कोई एक आम आदमी है, एक दोस्त है, वो सारी चीजें है ना नॉर्मल। और लखनऊ सेंट्रल का बंटी है, तो वो एक नॉर्मल आम इंसान है ना। और बम्बई मेरी जान का रहीम है, वो भी एक अपने तरीके का एक बीमार है, एक साइकी उसकी अलग है। बट ये वाला कैरेक्टर, यस, मतलब उसकी अप्रोच ऐसी है कि लोगों को वो बुरा लग सकता है, लेकिन अपने लिए तो वो अच्छा ही है। उसे जो वो जो करता है, उसे लगता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, वो मेरा डिसीजन है, मैं आई एम द राइट, है ना। हम्म। मैं अपने पापा को भी नहीं बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यस, वो कैरेक्टर जरूर नेगेटिव शेड कह सकते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इतना पावरफुल और इतना स्ट्रेंथ वाला कैरेक्टर, और इतने
आपके बड़े सीनियर एक्टर्स के साथ फेस टू फेस वाला जो एक होता है ना, फेस ऑफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सामने आमने सामने जो मुठभेड़ होना, या जैसे रणवीर शौरी सर के साथ मेरा सीन है, या शुक्ला सर के साथ है, या फिर दिव्येंदु भट्टाचार्य सर के साथ है, सीजन 2 में भी आएगा तो और मसाला भी है, अभी और भी बहुत कुछ सीजन आने 2 वाला आएगा, है। सीजन 2 आएगा मतलब अब। सीजन 2 आने वाला है, शायद, होपफुली। अभी मैं लगभग डेट वेट आने वाली है, बट अभी बहुत ज्यादा मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जल्दी आ जाएगा। तो वो ये करेक्टर, मतलब ऐसा करेक्टर मैंने पहली बार किया, मतलब स्ट्रेंथ के, और हाँ मेरे पास, मैं अभी भी मेरे पास अप्रोच जो हो रही है वो, यस, मैं ये मानता हूँ मेरे पास नेगेटिव कैरेक्टर बहुत आ रहे हैं। अब मैंने भी मान लिया है कि आप मुझे विलेन बनाने में लगे हुए तो मैं विलेन बन ही जाऊंगा, सर आइए आप। तो मैं इस चीज को गलत नहीं मानता, ठीक है, दो, मैं करूंगा। और अभी बीच में मैंने हालांकि फिल्म भी की है, एक मतलब ऐसा प्राइमरी कैरेक्टर है, पैरेलल लीड है एक तरीके से। तो वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसमें बड़ा प्यारा कैरेक्टर है, एक आम इंसान, एक आम आदमी का किरदार है। हम्म। सनी सिंह के साथ किए है मैंने वो, और वो बहुत प्यारी कहानी है ना। डेसिबल उस फिल्म का नाम है, विनीत जोशी जी ने डायरेक्ट किया है उसको। बहुत प्यारी स्क्रिप्ट है वो। होपफुली जल्दी ही उसके बारे में अनाउंसमेंट होगा, वो कंप्लीट हो गई है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है उसका। तो यस, मतलब हाँ, निगेटिव कैरेक्टर चीजें कहीं ना कहीं वो बुराइयां हैं इसमें, हैं बिल्कुल है। अच्छा तो आदमी तो नहीं है ये, जो आदमी बिना बात पे गोली चलाने लगता है, गाली देने लगता है, अच्छा तो नहीं है। वी आर वेटिंग फॉर सेकंड सीजन नाउ। या बहुत मजा आने वाला है, यस। आपने बहुत सारी मूवीज करी हैं, जैसे प्रेम रतन धन पायो में भी आपने कैमियो करा हुआ है, और आई थिंक आई कैनॉट इवन नेम इनफ मूवीज जो आपने करी हुई हैं। सो आप यस, यस। अपना एक्सपीरियंस बताओ उन मूवीज के साथ, और जो आपने अभी मे बी बिंदिया के बाहुबली करा है, उसमें आपको क्या एक्सपीरियंस आपका लगता है कि डिफरेंट है फ्रॉम दोज मूवीज टिल नाउ? हाँ, प्रेम रतन धन पायो मैंने की थी 2014 में, तो उसमें 11 साल पुराना आलोक था। हम्म। अभी 2025 का आलोक, ये जो मैंने की अभी, ये 21-22 में की थी, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर था। वो जब मैंने प्रोजेक्ट किया था, एक गांव से लड़का आया था जो डरा हुआ था, और शाही टाइप का, मतलब बड़े प्रोडक्शन हाउस में घुसने से पहले 100 बार सोचता था, कोई अगर बड़ा डायरेक्टर मिल जाएगा तो मैं कैसे बात करूंगा, क्या करूंगा, मतलब कुछ ऐसी मीटिंग्स नहीं हुई थी बड़े लोगों के साथ ऐसा। देखिए, थिएटर अलग चीज है और मुंबई की दुनिया एकदम अलग है ना, मैं उस सेंस में बात कह रहा हूँ। तो वहां पे मैंने मंच पे जरूर बड़े बड़े कैरेक्टर्स किए थे, लेकिन यहाँ पर आके तो रिजेक्शन ही मिल रहा था ना लगातार। आप ऑडिशंस दे रहे थे, रिजेक्ट हो रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है। तो वो जो था, उस काम का मिलना, उसमें एक्साइटमेंट बहुत था। ऐसा था कि मतलब लग रहा था कि वो आ, उसमें ठहराव की कमी थी उस समय। बहुत जज्बाती हो जाता था, ऐसा लगता था कि अब ये मिल गया, अब तो दुनिया ही बदल जाएगी, है ना, उस समय के आलोक में। और लगता था कि सलमान खान के साथ सीन है, अब तो बस हो जाएगा, इसके बाद तो बस बदल जाएगी दुनिया। तो उसमें धीरे धीरे चीजों को किया था, और बेहतर हो सकता था वो काम, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन यस, एक हिम्मत वाला अटेम्प्ट था वो, सलमान सर के साथ सीन करना, और अपने आप में वो मैंने निभा लिया शायद। और निभा क्या लिया, मतलब करवा दिया डेस्टिनी ने कि वो उसमें मैं लॉक हो गया। सूरज सर को पसंद आया मेरा ऑडिशन, 3-4 राउंड्स में मेरा ऑडिशंस हुए उसमें। और अभी जो है, अभी चीजों को लेकर मतलब एक्साइटमेंट जरूर है, ऐसा है नहीं है कि होप नहीं, उम्मीदें हैं। लेकिन एक होता ना, रियलिटी चेक हो जाता है लाइफ को लेकर कि हाँ भाई, हम्म। आ रहा है आराम से, स्लोली स्लोली लाइफ चल रही है। ऐसा नहीं है एकदम से दुनिया बदल जाएगी। तो उस समय में और इस समय में यही सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया वगैरह है, उस समय इतना नहीं था एक्टिव, सारी चीजें थी। हम्म। भाग दौड़ और ज्यादा मैं शायद करता था, अभी थोड़ा सा लेजीनेस आ गई है हल्का सा उस आलोक में और आज के आलोक में। बट ये है कि अभी थोड़ा स्मार्ट वर्क ज्यादा हो गया है। आप फोन से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर लेते हैं, आप सोशल मीडिया के जरिए बात कर लेते हैं, और ज्यादा
अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, ओटीटी आ गया है। उस समय दिन में 3-3 4-4 ऑडिशन देते थे, 10-10 12-12 किलोमीटर के गैप पे आपको भागना पड़ता था। तो बदला है, बहुत कुछ बदला है। आपके फैंस ये ये जानना चलता है। चाहेंगे कि आपका कोई फ्यूचर में कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मेरे अभी तो ये बिंदिया की बाहुबली का सीजन 2 आएगा। हम्म। आई थिंक अक्टूबर वगैरह में शायद ये आ जाएगा मे बी। एंड एक फिल्म है डेसिबल करके, विनीत जोशी जी ने इसे डायरेक्ट किया है। और ये सनी सिंह इसमें लीड में है, और भी बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं। और इसके अलावा एक मैंने फिल्म की है सुपर नेचुरल पावर्स को लेकर, त्रियामा, है ना। उसमें मेरा मेन विलन है, नेगेटिव कैरेक्टर है उसमें भी। अभी क्या कर सकते हैं, फिर से कुछ खौफनाक वैसा कुछ है ना। उसमें कुछ पावर्स को लेकर जो एक आजकल चल रहा है हॉरर, बट वो कॉमेडी नहीं है, हॉरर सीरियस एकदम अच्छा वाला हॉरर जिसको देख के डर लगता है वैसा वाला। तो वो एक फिल्म है। एक नीरज पांडे सर के साथ एक फिल्म की है मैंने, लुटियंस करके। हम्म। मनोज बाजपेयी सर है उसमें, तो उसमें एक कैमियो है, बहुत बड़ा रोल नहीं है लेकिन एक इंटरेस्टिंग छोटा सा पार्ट है। तो वो PNS धोनी से सब लोग, एक पुरानी टीम है हमारी, तो उनके साथ काम करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। कुछ प्रोजेक्ट हैं जो यार रुके हुए हैं 2-3 सालों से, उसमें से द रेपिस्ट है, अपर्णा सेन जी के डायरेक्शन में। कोंकणा सेन शर्मा और अर्जुन रामपाल, तन्मय धननिया, चेतन शर्मा, ये सब लोग उसमें लीड में है। बड़ी अच्छी स्टार कास्ट है उसकी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है उसका। एक रेप विक्टिम को लेकर और सारी चीजें उसकी सराउंडिंग, क्या चीजें होती हैं और कैसे वो रेपिस्ट बना। ये बहुत अच्छा एक है मूवी में। और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भी वो फिल्म दिखाई गई थी, काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया उसे। और एक फिल्म कोकीन है जो अभिमन्यु सिंह के साथ में की है, वो भी आने वाली है। कुछ ऐसे हैं 5-6-7 प्रोजेक्ट। हम्म। एक पंकज कपूर सर के साथ है शहर करके, वो तो रुकी हुई है, पता नहीं कब आएगी, बहुत स्लो चल रही है वो। है पंकज कपूर सर के साथ, उसमें मैंने उनके बेटे का रोल प्ले किया था। हम्म। वो बहुत अच्छा मुद्दा था, उर्दू भाषा को लेकर, उर्दू लैंग्वेज को लेकर वो फिल्म है। मुंजिल नकवी जी ने उसको डायरेक्ट किया था। लखनऊ में मैंने शूट की थी, 3-4 साल हो गए। वो फिल्म कहाँ है पता नहीं। और ऐसे ही द रेपिस्ट आपको बताया ही मैंने, अपर्णा सेन जी ने डायरेक्ट किया। अपर्णा सेन जो कोंकणा सेन शर्मा जी की माँ है, हम्म। उन्होंने, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है उसका, और उसमें बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है मेरा। हम्म। वो रुकी हुई है, एक मिनी सीरीज है, वो है, कॉमेडी है पूरा उसमें। मेरा अलग ही अवतार आपको देखने को मिलता अगर वो आती। आप कहते कि नेगेटिव नहीं, आप तो बड़ा अच्छी, मतलब कोशिश की है मैंने हंसाने की भी, उसमें कॉमेडी की है। तो वही है, इंडस्ट्री का ये कब कहाँ क्या चीजें आती हैं, कैसे वो बाहर आएंगी, क्या होगा, तो वो जो लोग जिन्होंने बनाया है वो तो वही लोग बता सकते हैं। हम तो अपना पार्ट करके चले आते हैं। तो रुका हुआ है, 2-3 प्रोजेक्ट रुका हुआ सो थैंक यू आलोक जी हमारे साथ आज बात करने के लिए। इट वॉज अमेजिंग टॉकिंग विद यू एंड थैंक यू वंस अगेन कि हमारी एक्चुअल में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा था कि आप नहीं करोगे बट इन द एंड यू डिड, सो थैंक यू सो मच। है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और एक्सेप्ट नहीं करने की कोई बात ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमेशा से ही कहते हैं ना कि कुछ नया जानने का आपको मौका मिलता है। थैंक यू सो मच। और मतलब मुझे इनवाइट आपने किया और इतनी बढ़िया बातचीत की, और कुछ यादों के पन्ने पलटे हम लोगों ने। थैंक यू सो मच। Thank you so much. And we wish you a good luck for your future project. And we will keep in touch definitely. And please, everyone, and go watch Bindiya ke Bahubali. यस। इंडिया के बाबू।